शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये आपने नाम सुना ही होगा। शेयर कैपिटल क्या होती है? हम शेयर कैपिटल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आज जानेंगे और आपका जो चैप्टर है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक बार फटाफट। शेयर कैपिटल लाइफ ब्लड होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि जैसे ही कंपनी के पास शेयर कैपिटल आती है यहाँ पर, तो उससे जो है कंपनी बहुत सारे एसेट्स बाय कर सकती है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये हम पढ़ भी रहे थे। आपको तो पता ही है कि जो शेयर कैपिटल है वो दो तरीके की होती है। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, विद वोटिंग राइट्स हो सकती है या डिफरेंट राइट्स भी हो सकते हैं अटैच टू वोटिंग और डिविडेंड और समथिंग एल्स। प्रेफरेंस कैपिटल जो होती है उसमें भी प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दोनों के लिए। और ये जो है प्राइवेट कंपनीज पर नहीं लगता है। अगर प्राइवेट कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ इसके विपरीत बात लिखी हुई है तो ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया एक तरह से। टाटा मोटर और फ्यूचर रिटेल ने जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करे हुए हैं, और ये आप चाहें तो जो है गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, आपको इन्हें शेयर का भाव भी मिलेगा। हमने जो बातें करी वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। अभी हम करेंगे रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 से आज हम आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। इसका जो रूल 4 है उसके बारे में जो हम काफ़ी सारी डिस्कशन आज कर रहे हैं। क्या कहता है रूल 4? रूल 4 स्टेट्स अबाउट द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं सर, आगे देखेंगे। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अच्छा, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करने के लिए क्या कंडीशंस है वो रूल 4 में लिखी है, और इसमें क्लियरली लिखा है कि इट शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशंस। और वो क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा होना चाहिए कि कंपनी जो है वो डिफरेंशियल राइट्स वाले जो शेयर्स है वो इशू कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, साथ ही में जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कि आप इशू करने वाले हैं डिफरेंशियल राइट्स के शेयर। अब वो डिफरेंशियल राइट्स क्या हैं? वोटिंग के लिए आप डिफरेंट राइट्स दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को, एक वोट दो के बराबर, ऐसा कुछ करने वाले हैं। आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ करने वाले हैं, या कुछ भी करने वाले हैं, तो उस केस में जो है आप इशू कर सकते हैं और आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। हालांकि अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस में आपको जो है रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट नंबर सी है, आपका जो क्लॉज है इसमें करेक्शन है, और ये कहते हैं दी वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स, जो वोटिंग पावर है इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स शैल नॉट एक्सीड 74%। तो 26 को काट कर 74 कर लेना। ये आपकी बुक में उल्टा लिख दिया है, उसे करेक्ट करने के लिए भी नोटिफिकेशन आई है। आप अगर देखेंगे BOS नॉलेज पोर्टल ICA का, तो वहाँ आपको मिलेगा कि जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स हैं वो करीब करीब 74% हो सकते हैं टोटल इशूड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के। ये वाला पॉइंट जो है इसको काट दिया गया है, इसकी कंडीशन को हटा दिया गया है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अप्रूव होना चाहिए अगर आप डिफरेंशियल राइट्स के शेयर इशू करने वाले हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट से पास करेंगे। टोटल 74% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का आप जो है डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर दे सकते हैं। साथ ही में जो है कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया हो इन फाइलिंग इट्स स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न ऑफ द करेंट ईयर एंड डेफिनेटली ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। आपका जो क्लॉज है वो बोलता है कि कंपनी ने जो है कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो, या डिफ़ॉल्ट किया हो तो वो भी सबसिस्ट ना कर रहा हो। सबसिस्टिंग का मतलब होता है कि अभी तक जो है कैरी ऑन ना हो रहा हो, उसको जो है ठीक कर दिया हो। यानी अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, मैच्योर डिपॉजिट है रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का कर दिया हो, और इंटरेस्ट वगैरह जो देना है वो दे दिया हो। इसी के साथ कंपनी ने जो है डिफ़ॉल्ट ना करा हो, जो हमारे स्टैट्यूटरी पेमेंट्स होती है, यहाँ देखेंगे अब स्टैट्यूटरी पेमेंट्स होती है रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़, या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालना है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालना है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देना है, और आप नहीं डालते हैं टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद। आपको पता है ना कब डालना होता है? जी हाँ, तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपने पेमेंट नहीं करी है डिविडेंड की, प्रेफरेंस शेयर्स की, और रिपेमेंट नहीं करी किसी टर्म लोन की जो आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, शेड्यूल्ड बैंक से लिया था, या उसका आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा है,
स्टैट्यूटरी पेमेंट नहीं करी है तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपने डिफ़ॉल्ट किया था तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद अगर आप उस डिफ़ॉल्ट को ठीक कर देते हैं बाद में, और ठीक करने के बाद 5 साल हो जाते हैं, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। कंपनी हैज़ नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। जो भी आपका आरबीआई एक्ट है, सेबी एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं, उसके अंतर्गत जो भी आपके आते हैं रेगुलेटर्स, उन्होंने आपको पेनलाइज ना किया हो। कोर्ट हो सकता है, ट्राइब्यूनल हो सकता है, और पर्टिकुलर एक्ट में कोई और भी जो है अथॉरिटीज़ हो सकती है जो पेनलाइज करने की पावर रखे, तो उन्होंने आपको कुछ भी प्रोविज़न उल्लंघन करने के जुर्म में पेनल्टी ना लगाई हो। आप जो भी इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे वोटिंग राइट्स, उसे आप इक्विटी शेयर कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी नहीं कर सकते हैं। यानी जो शेयर्स आपने जिस चीज़ के लिए इशू करे हैं वो उसी के लिए मान्य रहेंगे। राइट्स टू द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। भाई देखो, जो भी आप बोनस इशू करेंगे तो इन्हें भी मिलेगा, राइट शेयर्स देंगे तो डिफरेंशियल राइट्स वालों को भी मिलेगा, डिविडेंड देंगे तो भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि जो आप ये डिफरेंशियल राइट्स यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, तो आप नॉर्मल इक्विटी शेयर में जो सारे राइट्स होते हैं, और आप अगर डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट क्या चीज़ है। जो डिफरेंट चीज़ है वो फिर सेम नहीं रहेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी जो नॉर्मल इक्विटी शेयर में होती है। मैंने लिख दिया कि इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेट्स से डिफरेंशियल राइट्स है ना, डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, कुछ भी मैंने लिख दिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल। तो उसके अलावा बाकी जो इसमें होता है और बाकी नॉर्मल इक्विटी शेयर में होता है वो सारी चीज़ें सेम रहेगी, एक्सेप्ट जो डिफरेंट चीज़ जो है मैंने नए वाले क्लास ऑफ शेयर्स में दी है, जिसे हम डिफरेंशियल राइट्स बोलते हैं। जो भी पर्टिकुलर्स होंगे शेयर्स के वो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंटेन रखेंगे सारे पर्टिकुलर्स। तो ये प्रोसीजर होता है डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स को इशू करने का। ये हुई हमारी पहली बात। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 46, जिसमें लिखा हुआ है कि जो सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो या तो कंपनी की कॉमन सील में जो है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इशू होता है, या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर ने साइन करे होते हैं, या कम से कम 1 डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करे होते हैं। स्पेसिफाइंग द शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्सन शैल बी प्राइम फेकी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू सच शेयर्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एक तरह से एविडेंस है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने इतने शेयर्स को होल्ड किया है, वो जो है ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको एंटाइटल करता है टू द टाइटल ऑफ दोज शेयर्स, जो इशू किया जाता है शेयर होल्डर्स को। अब क्या है कि आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। अगर आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो गया है फिजिकली, म्यूटिलेटेड का मतलब फिजिकली जो है ख़राब हो गया है, उस केस में आप जो है इसको सरेंडर कर सकते हैं और नया सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हो, जो भी मैनर है सर्टिफिकेट इशू करने का या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने का, या जिस फॉर्म में सर्टिफिकेट इशू होगा, वो जैसा रूल्स में प्रिस्क्राइब करा हुआ है उसी को हम फॉलो कर करेंगे। और डेफिनेटली जो भी आप करेंगे इशूज़ की एंट्री आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी करेंगे। जहाँ पर शेयर जो है डिपॉजिटरी के पास हैं, डिपॉजिटरी फॉर्म में हैं, और आपको पता है डिपॉजिटरी कौन है, NSDL है, CDSL है, और उसके बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑनलाइन शेयर खरीदते हैं तो उस केस में डिपॉजिटरी के पास जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं, और वही जो है एक तरह से जो है एविडेंस माना जाएगा कि जो बेनिफिशियल ओनर हैं वो एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर हैं, उनका इंटरेस्ट है इन पर्टिकुलर शेयर या सिक्योरिटीज़ में। अगर कंपनी ने डिफ्रॉड करने के लिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है तो फाइन लग सकता है 5 गुना फेस वैल्यू ऑफ शेयर का, 5 टाइम्स ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट विच मे एक्सटेंड टू 10 टाइम्स द फेस वैल्यू और ₹10 करोड़ विच एवर इज हायर। ये हायर वाली लिमिट है, मतलब कि मिनिमम तो खैर 5 गुना है, पर जो मैक्सिमम है वो फेस वैल्यू का 10 गुना या फिर 10 करोड़ रुपए, जो भी हायर है वो हायर लिमिट है। और एवरी ऑफिसर है वो भी जो है लायबल हो सकता है सेक्शन 447, जहाँ पर फ्रॉड की धारा लगी है, फ्रॉड के लिए पेनल्टी लगी है। फिजिकल एंटाइटलमेंट जो होता है पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, वो डेफिनेटली जो है प्राइम फेक की एविडेंस होता है। यानी कि अगर किसी ने प्रोड्यूस करा कि भाई देखो ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, जिस पर डेफिनेटली कंपनी की कॉमन सील लगी है, या 2 डायरेक्टर ने साइन करे हुए हैं, या 1 डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करे हुए हैं, डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड हैं, यूनिक नंबर उसमें दे रखा है, तो एक तरह से वो प्राइम फेक की एविडेंस है।
कोई भी उसको देखकर मानेगा कि ये शेयर आप ही के नाम पर आ रहे हैं। हालांकि डुप्लीकेट शेयर भी इशू किए जा सकते हैं जहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट खराब हो जाता है, गुम हो जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको दूसरे सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। हालांकि जहाँ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो है रखे जाते हैं, उस केस में जो है आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, उस केस में तो डिपॉजिटर के पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है शेयर्स हेल्ड हैं, वही एक तरह से माना जाता है कि हाँ यही आपके राइट्स हैं, यही आपके जो है डीमैट फॉर्म में शेयर्स रखे गए हैं। आपको तो पता है आजकल जो है डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स रखे जाते हैं जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में भी सिक्योरिटीज अभी रखी जाती है। करंटली 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL, CDSL, और बाकी जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। और बस यही आपको बताया हुआ है जो आपको ऑलरेडी पता है। अब करेंगे आखिरी कॉन्सेप्ट, राइट एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, सेक्शन नंबर 47 एंड सेक्शन 48। इसे जो है आप काट देना, सीधा यहाँ से पढ़ना। सेक्शन नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है, मेंबर के जो वोटिंग राइट्स होते हैं उसके बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी हुई है। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल shall have right to vote on every resolution placed before the company। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, उनके पास हर रेजोल्यूशन पर, जो भी कंपनी का रेजोल्यूशन होता है, जो जनरल मीटिंग में हम लोग करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, उस पर वोट करने का अधिकार होता है। साथ ही में उसका अधिकार जो पोल से होगा, पोल का मतलब होता है, आपको पता ही है पोल होता है, हमने करा है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में करा है, वो जो होगा वो जितनी पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास होगी उसके प्रोपोर्शन में होगा। मान लो किसी ने 10 लाख की कैपिटल ली है, किसी ने 20 लाख की कैपिटल ली है, तो इसके जो वोट हैं टोटल, अगर वोट की एक ही साइड में डालता है, फेवर में या अगेंस्ट में, तो इसकी दुगनी वेटेज होगी और इसकी जो है सिंगल वेटेज होगी। कंपैरिजन के लिए ले रहा हूँ, इन प्रोपोर्शनेट। दूसरे एंगल में ये भी बोल सकते हो कि इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 रुपये का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर्स हैं, इसके पास 2 लाख शेयर्स होंगे, तो 1 लाख का वोट डाल सकता है, ये 2 लाख वोट डाल सकता है, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जो है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है कि यहाँ आप अपने जो शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसे आप फेवर में डालें, अगेंस्ट में डालें, जैसा डालना चाहें आप डाल सकते हैं, और जिसके पास ज़्यादा होंगे उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। जो निधि कंपनीज होती है जिसका मुख्य काम जो है अपने मेंबर्स की मदद करना होता है, लोन देकर, अपने मेंबर से लोन लेकर दूसरे मेंबर को लोन देकर फैसिलिटेट करती है ये उन बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उस पर अप्लाई करेगा सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि जो मेंबर्स पोल पे वोट करेंगे, निधि कंपनी के मेंबर्स पोल पे वोट करेंगे, तो मैक्सिमम एक बंदा जो वोट डाल सकता है वो 5% तक की वोटिंग डाल सकता है। टोटल जो वोट्स होंगे उसका 5% तक एक बंदे की हिस्सेदारी हो सकती है वोटिंग में। एक्चुअली में तो कितना भी हो पता नहीं, वोटिंग के लिए जो है 5% की हिस्सेदारी हो सकती है निधि कंपनी में। तो स्पेसिफिकली निधि कंपनी के लिए कहाँ पूछा जाता है, ऐसा कोई आता नहीं क्वेश्चन। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनके पास होती है उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता, पर जहाँ पर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है जो उन्हें डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उससे जुड़े हुए राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, या फिर कोई कंपनी का वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन आ रहा है, या कंपनी जो है रिडक्शन करने की बात कर रही है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, उन मुद्दों पर प्रेफरेंस शेयर वाले जो हैं, होल्डर्स जो हैं, वो भी वोट कर सकते हैं। जितनी आपके पास शेयर कैपिटल होगी, पेड अप शेयर कैपिटल, उसके प्रपोर्शन में आप वोट कर पाएंगे। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, कॉमन सेंस है। हालांकि अगर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के 2 साल तक पे नहीं होते हैं डिविडेंड, 2 साल या उससे ज़्यादा के, उस केस में जो है वो नॉर्मल रेजोल्यूशन पर भी वोट कर सकते हैं। सभी रेजोल्यूशन पर जैसे इक्विटी शेयर होल्डर वोट करते हैं वैसे ही ये भी वोट कर सकते हैं अगर इनका डिविडेंड 2 साल या उससे ज़्यादा अरियर में रहता है, पे नहीं होता है। तो यही है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। इक्विटी शेयर्स वाले जो हैं बंदे अपने AGM EGM में वोट करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे दोबारा से जो है चार्ट की फॉर्म में दोबारा से दे रखा है कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो सभी रेजोल्यूशन पे वोट करते हैं। नॉर्मल जो होते हैं उसमें जो प्रपोर्शन होता है पेड अप शेयर कैपिटल का उसी रेशो में करते हैं। और जहाँ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं तो जैसा उन्होंने टर्म्स में लिखा हुआ है कि भैया इन क्लास ऑफ शेयर के डबल जो है वोटिंग मानी जाएगी, 1 वोट के 2 वोट माने जाएंगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का कुछ इशू करें हैं शेयर्स तो उसका जो टर्म्स है उसके हिसाब से वोटिंग होगी। प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका वैसे तो वोटिंग नहीं होती, हालांकि अगर वो अपने मुद्दों पर करना चाहे तो कर सकते हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को वाइंडिंग अप के लिए, या फिर डिविडेंड जो है 2 साल या उससे ज़्यादा पे नहीं होता है
तो वो भी वोट कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप शेयर कैपिटल। प्राइवेट कंपनी जो है उन्हें सेक्शन 47 से जो है एग्जेम्पशन दे दी गई है, अगर वो सारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइम पे फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न को टाइम पे फाइल करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी चाहे तो अगर उनका आर्टिकल परमिट करता है और मेमोरेंडम परमिट करता है तो डेफिनेटली वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन से जो है नई चीज़ें प्रोवाइड करना चाहें कर सकते हैं कि भाई एक्ट में लिखा है कि ऐसा होगा, आप बोल सकते हैं ऐसा नहीं होएगा कुछ और होएगा, तो ये ओवर रूल करेगा। सेक्शन नंबर सिर्फ 47 की बात कर रहा हूँ, और सेक्शन 47 क्या है वो ये रहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल के क्या राइट्स होंगे, कैसे होंगे। वेरिएशन की बात कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट सेक्शन 48। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि शेयर कैपिटल जो है वो डिवाइडेड होती है, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड होती है। जैसे 10 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर, 50 रुपये का शेयर, ये अलग अलग क्लासेस बनी होती है, वन और मोर क्लासेस ऑफ शेयर्स। और आप चाहते हैं उसमें कुछ वेरिएशन करना चाहते हैं शेयर होल्डर के राइट में, तो कर तो सकते हैं। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन में कम से कम 3/4 लोग जो है एग्री करते हैं तो आप जो है शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं, ओरिजिनल राइट्स हैं, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं उन्हीं की सहमति से। 3/4 लोग जो है एग्री करेंगे तब सेपरेट मीटिंग बुलानी पड़ेगी ऑफ द होल्डर ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास जिनके भी आप राइट्स को वेरी करना चाहते हैं। अगर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल परमिट करेगा तो, और इन एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल तो भी कर सकते हैं। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में परमिशन नहीं दी है, एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजंस इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, हालांकि आप तभी कर सकते हैं जब आपने इशू किए होंगे इन शेयर्स को, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स को आपने इशू करे होंगे जिसके राइट्स आप मॉडिफाई करने की भी बात कर रहे हैं। तो इशू के टाइम जब आपने कुछ बनाया होगा ना, प्रोस्पेक्टस वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बनाया होगा ना डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट पर जो है प्रोहिबिशन नहीं लिखा कि हम आपके राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं लिखी है। तो भी आप फ्यूचर में चाहें तो चेंज कर सकते हैं और 3/4 लोग एग्री करेंगे तभी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द वेरिएशन जो है वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर जो है, अगर उनकी राइट्स को वेरिएशन करने से, वेरी करने से किसी और क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ता है तो उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, 3/4 लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब भैया ऐसा है 3/4 का मतलब करीब करीब 75% आता है। 75% ज़्यादा लोग एग्री करेंगे तो आप वेरी कर सकते हैं, कर सकते हो। अब मुद्दा ये आता है कि बाकी 25% ने तो नहीं किया एग्री, 24% वाले लोगों ने नहीं करा एग्री, तो उसमें भी अगर 10% लोग चाहें कम से कम जो डिसएग्री करते हैं, तो उनके पास राइट दिया गया है कि भैया ये ना हो कि माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसके लिए उन्हें राइट दिया गया है कि वो ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हैं। दे हैव अ राइट to appeal who did not consent on such variation on special resolution, they can apply to the tribunal to have the variation cancelled। और जहाँ पर भी अपील कर दी गई है तो वहाँ पर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का हम वेट करेंगे। जब तक ट्राइब्यूनल कंफर्म नहीं करेगा हम नहीं मानेंगे कि ये वेरिएशन हो गई है राइट्स में। आपके पास जो है 21 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है अपील करने के लिए, आप अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द डेट ऑन विच द कंसेंट वॉज गिवन और द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। तो जब भी आपने जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा उसके 21 दिन में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या होगा सर, उसमें आप भी कर सकते हैं और आपके बिहार पर भी जो है शेयर होल्डर के बिहार पर भी अगर आपने किसी और को एंटाइटल किया है तो वो भी ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है और राइटिंग में जो है अप्लाई किया जाएगा। ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो सब पर जो है बाइंडिंग होगा, डिसीजन जो होगा ट्राइब्यूनल का वो सब पर बाइंडिंग होगा, सभी शेयर होल्डर्स पे। जो भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आएगी कि भैया आपने बोला कि हमें वेरी करने हैं राइट्स को, कर भी लिए, किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, ट्राइब्यूनल ने बोला नहीं होंगे वेरी, अब जो भी ऑर्डर आया है उसे आप 30 डेज में जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल कर देंगे। डिफ़ॉल्ट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस, अगर आप प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो करीब करीब आपको जो है 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है फाइन देना पड़ सकता है। और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होगा, ये तो कंपनी की बात करी है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है करीब करीब 6 महीने तक की, या फिर फाइन हो सकता है 25,000 से 5 लाख रुपए तक का, या दोनों भी हो सकता है अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया तो। आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का है, बहुत सिंपल सा है, कॉल्स एंड इंसिडेंटल मैटर्स। आपने सुना होगा, आपने किया भी होगा, 11th या 12th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि जो कॉल्स होती हैं वो कॉल्स इन अरियर भी होती है, कॉल्स इन एडवांस भी होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल्स एंड इंसिडेंटल मैटर्स में सेक्शन 49 में दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कॉल्स मंगाएंगे
तो वो कॉल्स आप सब लोगों से मंगाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 10 रुपये का शेयर जो है जिसपे 5 रुपये पेड अप हैं, आप लोग 2 रुपये और मंगाते हैं और आप 5 लोगों को बोलते हैं भैया 2 रुपये दे दो। जब मंगाओगे तो सभी लोगों से मंगाओगे जिन्होंने जो है 5-5 रुपये दिए हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अलग बात है कि अगर एक नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स हैं बट कई लोगों ने 5 रुपये पेड अप इस पे दिए हुए हैं, कई लोगों ने 3 रुपये दिए हुए हैं, मतलब कि कईयों का कॉल इन अरियर पड़ा हुआ है, उस केस में जो है आप सबको नहीं बोलेंगे कि आप 2-2 रुपये दो। जिन्होंने डिफरेंट अमाउंट पे करी है उन्हें भी बोल सकते हैं कि आप पहले अपने बाकी के पैसे दो, फिर हम सबसे जो है कॉल मंगाएंगे। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो ये सेक्शन यही बोलता है कि कंपनी चाहे तो एक पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू वाले जो शेयर हैं, हमारे फेस वैल्यू के शेयर हैं, उसमें वो पैसा मंगा सकते हैं अपने शेयर होल्डर से अगर वो फुली पेड अप नहीं है। और जो पैसा मंगाते हैं उसको कॉल्स बोलते हैं। मंगाएंगे तो सबसे सेम ही मंगाएंगे, सबसे अलग अलग नहीं मंगाएंगे। पर अगर इस पर कई लोगों ने जो है कुछ पैसा दिया है, कई लोगों ने कुछ पैसा दिया हुआ है, डिफरेंट अमाउंट पेड अप है, तो दोनों से जो है अलग अलग पैसा भी कॉल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने बराबर पैसा नहीं दिया हुआ है। तो जिसने कम दिया उससे ज़्यादा मंगाएंगे, जिसने ज़्यादा दिया हुआ उससे कम मंगाएंगे। पर अगर दोनों ने बराबर दिया हुआ है, सभी लोगों ने बराबर दिया हुआ है, सभी लोगों ने 5 रुपये पेड अप दिया हुआ है और फिर वो और कॉल करना चाहते हैं, तो सबसे सेम अमाउंट की ही कॉल करी जाएगी। अगर कई लोग जो है ज़्यादा पैसे दे देते हैं तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं कि आपने मंगाया नहीं, कई लोगों ने ज़्यादा पैसा दे दिया। ज़्यादा पैसे देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें वोटिंग राइट ज़्यादा मिलेगा। जी नहीं, उन्हें एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलेगा भले ही उन्होंने ज़्यादा पैसा क्यों ना दे दिया हो। यानी कि 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने जो है 3 रुपये पर शेयर कॉल किए और आपने जो है आपने करीब करीब जो है आपने 5 रुपये पर शेयर दे दिए और 1 लाख शेयर आपने लिए थे तो आपने 5 लाख रुपये दे दिए। तो 5 लाख रुपये दे दिए तो 5 लाख एक तरह से जो है 2 लाख रुपये कॉल्स इन एडवांस हो गए। कंपनी ने आपसे 3 रुपये पर शेयर मांगे, आपके पास 1 लाख शेयर थे तो आपको जो है 3 लाख रुपये देने चाहिए थे, आपने 5 लाख दे दिए, तो 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिया आपने। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको डिविडेंड तो 5 लाख के हिसाब से मिलेगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5 लाख के हिसाब से जो है पेड अप शेयर कैपिटल में जितना हिस्सा भी आपका आ रहा होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो इतने हिस्से से आप जो है अपने वोटिंग राइट्स आप लेंगे नहीं। वोटिंग तो आप 3 लाख के हिसाब से ही दे पाएंगे जितना कंपनी ने कॉल किया है और आपने दिया है, उसी प्रपोर्शन में वोट दे पाएंगे। हाँ, और हाँ, डेफिनेटली डिविडेंड भी जो है आपको जो 5 लाख के हिसाब से मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आर्टिकल्स ने ऑथराइज़ किया हो, अदरवाइज़ ये भी नहीं मिलेगा। अगर इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो यहाँ लिख भी रखा है, इन अदर वर्ड्स एडवांस पेमेंट विल नेवर लीड टू इंक्रीज वोटिंग राइट्स बट डिलेड पेमेंट ऑफ कॉल कुड बी द रीजन ऑफ डिक्रीज वोटिंग राइट। हाँ, पैसा पे नहीं करा तो वोटिंग से आपको वंचित रखा जा सकता है, पर पैसा ज़्यादा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं आपके राइट्स ज़्यादा हो जाएंगे वोटिंग के लिए, नहीं सर, उतना ही मिलेंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल आ रहा है, मून स्टार लिमिटेड जो है उसने आर्टिकल्स में ऑथराइज़ करा है कि वो जो है ज़्यादा अमाउंट भी जो है एक्सेप्ट कर सकती है। जो अनपेड मनी है, अनपेड कॉल्स हैं, उस पर अगर किसी ने पैसा दे दिया तो वो ज़्यादा भी जो है एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये एक शेयर होल्डर थे मून स्टार के, उन्होंने डिपॉजिट कर दिया एडवांस, जो रिमेनिंग अमाउंट ड्यू थी शेयर्स पर कंपनी ने कॉल नहीं करी बट इन्होंने जमा कर दिया। इस केस में जो मिस्टर ए है उसने एडवांस डिपॉजिट कर दिया है विदाउट एनी कॉल्स मेड बाय मून स्टार लिमिटेड, तो मून स्टार जो है वो एक्सेप्ट तो कर सकती है अगर आर्टिकल्स ने ऑथराइज़ करा हुआ है, तो मून स्टार जो है अपने एडवांस को ले सकती है, दिखा सकती है, ट्रांजैक्शन वैलिड है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइज है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सेप्ट द एडवांस मनी, देयर इज़ नथिंग इन द सेक्शन जो कि इसको प्रोहिबिट करता है कि भैया 2 रुपये आपने कॉल करे आप 3 रुपये आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आर्टिकल ऑथराइज करता है तो डेफिनेटली आप रिफंड करने की बजाय जो है आप उसको कॉल्स इन एडवांस में रख सकते हैं और जब बाद में कॉल करेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये तो 11th-12th में आपने किया था, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई एंड में, कोई नई चीज़ नहीं बताई है। सीपीटी और फाउंडेशन की चीज़ें भूल गए वो अलग मुद्दा है, बट मैंने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई है, ये पहले भी आती थी। सिमिलरली आप डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं, आप प्रीमियम पर करते हैं, ये भी आपका वो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ नया नहीं करा है अगर देखा जाए तो, कि भैया हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। ये फाउंडेशन में 11th में 12th में सब कुछ जो है ऑलरेडी किया हुआ है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का भी आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। अब उसको भूल गए तो क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका हो गया, लास्ट चैप्टर बाकी है प्रोस्पेक्टस, उसे भी कर लेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट। कोई भी दिक्कत है पूछ लेना, कोशिश करूँगा कि समरी बनाई जाए और आपको टाइम पर जो है एक रिवीजन क्लास भी दी जाए और इसी में जो है सीरीज़ में ऐड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।